जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे पर अक्सर गलत समझे जाने वाले योग के बारे में, जिसका संबंध राशि परिवर्तन से है। बहुत बार लोग कुंडली में देखते ही डर जाते हैं कि मेरी कुंडली में खल योग बन रहा है, दैन्य योग बन रहा है, मेरा तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। पर इसमें क्या कुछ सच्चाई है, या इसे देखने के लिए ज्योतिष के गहरे सूत्रों को समझना ज़रूरी है? क्या होते हैं ये योग, कैसे इन्हें लगाना चाहिए, आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। दोस्तों, आज के उन नेगेटिव योगों को समझने के लिए पहले हमें राशि परिवर्तन को समझना होगा। वैसे इस चैनल के व्यूवर्स बहुत ज्ञानवान हैं और मुझे पता है उन्हें ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी होगी, पर नए व्यूवर्स के लिए मैं एक बार जल्दी से दोहरा देता हूँ। जब दो ग्रह अपनी राशियाँ परिवर्तित कर लें, यानी एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो इसे राशि परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं चंद्रमा की राशि कर्क होती है और सूर्य की सिंह, तो अगर चंद्रमा सिंह में बैठ जाए और सूर्य कर्क में, तो इसे राशि परिवर्तन कहा जाएगा। तो ये जो खल दैन्य योग है, ये राशि परिवर्तन से बनते हैं। राशि परिवर्तन को भावों के आधार पर, भावों की कैटेगरी में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कैसे? पहले अच्छे भावों की बात करते हैं, जिनको सो कॉल्ड अच्छे भाव कहा जाता है, जैसे कि लग्न हो गया, दूसरा भाव, चौथा भाव, पंचम, नवम, सप्तम, दशम, 11वां घर। इनको हम नॉर्मली शुभ भाव की तरह देखते हैं। अगर इनके मालिक एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो उसे हम महापरिवर्तन योग कहकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। हालांकि वो तारीफ भी पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती है, कभी आने वाले अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी तरह से एक दूसरा खंड बनाया गया जहाँ पर बुरे भावों के बारे में बात की गई। वैसे तो कोई भाव बुरा नहीं होता, लेकिन जिन भावों से संघर्ष देखते हैं उनमें से एक भाव है छठा, दूसरा 8वां और तीसरा 12वां। अगर अच्छे घर के स्वामी 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन कर ले या आपस में राशि परिवर्तन कर ले, तो उसे दैन्य योग बोला गया है। दैन्य योग के बारे में किताबों में काफ़ी बुराई लिखी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आपके सामने एक स्क्रीन पर श्लोक आ रहा होगा। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति दैन्य योग में पैदा होता है, कि जातक मूर्ख होता है, चुगलखोर होता है, बिना बात के विवाद करता है, चंचल चित्त रहता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो सकता, हर काम में बाधा आती है और बाधा आने के बाद भी काम में असफलता मिलती है। अगर हम ये योग पढ़ लें और सोचिए कोई अपने ऊपर इसको मानने लगे, तो कितना बुरा असर उसकी लाइफ पर पड़ेगा। तो ये बताया गया दैन्य योग के बारे में। एक और इसी तरह का योग बताया गया जिसको तीसरे भाव से जोड़ के देखा गया। कुछ शास्त्रकारों ने इसे तीसरे और 11वें से जोड़ा है, लेकिन मोस्टली तीसरे हाउस को लेते हैं कि थर्ड हाउस का अगर एक्सचेंज हो जाए किसी भी भाव से, तो उसे खल योग कहा गया है। और उसमें भी यही कहा गया है कि कभी जीवन में सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, चंचल चित्त होगा। मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी के नाम पर कुछ नहीं रहने वाला। और ये योग बहुत कॉमन भी है। राशि परिवर्तन 6, 8, 12 के स्वामियों का किसी भी भाव से होने की गुंजाइश ज़्यादा है, तीसरे भाव के होने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो क्या वो सभी व्यक्तियों के जीवन में इतना ही पेन, परेशानी और जो श्लोक में कहा गया वो उनके जीवन में होगा? आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये तो था क्लासिकल बुक क्या कहती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको लगाना चाहिए। शुरुआत करते हैं दैन्य योग से। दैन्य योग कब बनता है? जब 6, 8, 12 के स्वामी कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी से एक्सचेंज कर लें। सबसे पहले तो क्लासिकल बुक में ही इस पर कॉन्फ्लिक्ट है। जहाँ फलदीपिका ये कहती है कि 6, 8, 12 के स्वामी किसी भी भाव से एक्सचेंज करें तो दैन्य योग होगा, वहाँ पर उत्तर कालामृत ये कहती है कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठे हो या एक्सचेंज कर ले, तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं और इसको बहुत ही शुभ माना गया है। यानी कि यहाँ पर हमें
विरोधाभासी बातें मिलती है। एक जगह दैन्य योग, एक जगह विपरीत राजयोग, और विपरीत राजयोग को बहुत शुभ ट्रीट किया जाता है। उस आधार पर लगता है कि इनमें से एक लाइन तो हमारी गलत होनी चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए पहले इसके मर्म पर चलते हैं, इसे बुरा क्यों बोला गया होगा। हम जानते हैं कि चैलेंजेस 6 8 12 भाव से देखते हैं। किसी भी भाव का स्वामी अगर 6 8 12 भाव में बैठ जाए तो सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि इस भाव के लिए भाई अब तो जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, परेशानी रहेगी, आसानी से वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये बात सही है। और इसी तरह 6 8 12 के स्वामी भी अगर किसी भाव में बैठ जाए तो हम मानते हैं कि ये तीनों प्लैनेट जो भी बनते हैं, ये जिस भी घर में बैठेंगे वहाँ पर धमा चौकड़ी मचाएंगे, परेशानियाँ क्रिएट करेंगे, स्ट्रगल क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से ये समझ में आता है कि दैन्य योग का कॉन्सेप्ट ये होगा, भाई अब तो ये यहाँ भी बैठा है, भाव का स्वामी भी 6 8 12 में चला गया और 6 8 12 का स्वामी भी वहाँ चला गया, तो ये परेशानी तो ज़्यादा हो जानी चाहिए। लेकिन राशि परिवर्तन जब होता है तो कई चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और ये भाव क्या सदैव बुरे हैं? क्या छठा घर जो संघर्षों का है, एफर्ट का है, क्या ये सदैव बुरा है? क्या आठवां भाव हमेशा खराब है? तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक पत्रिका अभी रख रहा हूँ। इस कुंडली को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मेष लगन की पत्रिका है और यहाँ पर लगन का स्वामी मंगल 2 शुभ ग्रहों के साथ पंचम भाव में बैठा है, बुध और शुक्र के साथ। पंचम भाव का स्वामी छठे में गया और छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आया। यहाँ पर सूर्य और बुध का एक्सचेंज है। अब नियम के अनुसार ये दैन्य योग का चार्ट है, उस हिसाब से इसे मूर्ख होना चाहिए, चुगलखोर होना चाहिए, कुकर्म में लिप्त होना चाहिए, एंड और भी जो चीज़ें आपने पढ़ी वो इस पर अप्लाई होना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पंचम का स्वामी सूर्य कन्या राशि में बैठा है, जो ज्ञान को इंडिकेट करती है, और छठे घर का स्वामी जो बना वो बुध भी ज्ञान का द्योतक होके पंचम भाव में बैठा है। क्या ये पढ़ाई के लिए बुरा होना चाहिए? तो उत्तर है नहीं, ये तो अच्छा योग होना चाहिए, क्योंकि पंचमेश का नैसर्गिक शुभ ग्रह से राशि परिवर्तन हुआ है। वो नैसर्गिक शुभ ग्रह छठे भाव का स्वामी है। हम भारत में रहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि भारत में यदि आपको एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन अटेन करनी है तो यू नीड टू कम्पीट। आपको कंपटीशन में पार्ट लेना होगा, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम किसी लायक हैं, तब जाके आपको अच्छे कॉलेजेस में, आईआईटी में, आईआईएम वगैरह में आपको सीट मिलती है। अब अगर पंचम का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी पंचम में है तो क्या मैं इसे दैन्य योग बोलकर इसको मूर्ख कहूँ, या ये कहूँ ये काफ़ी विद्वान होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू इसको लाइफ में ग्रो करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी? तो उत्तर है सेकंड लाइन इसके लिए सही रहेगी, क्योंकि लग्नेश का पंचम में जाना, वहाँ पर दो शुभ ग्रहों का होना, फिर पंचमेश का कन्या राशि में होना, चंद्रमा से पंचम में बृहस्पति का होना, ये सब इंडिकेट करता है कि ये जातक नॉलेजेबल होगा। एक बात और समझिएगा, राशि परिवर्तन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो ज़रा सूर्य बुध के संबंध, जो राशि परिवर्तन करें उनके बीच में परस्पर संबंध कैसा है वो भी देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि बुध सूर्य को मित्र मानता है। उस आधार पर यहाँ पर छठे भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में मित्र राशि का है, और पंचमेश सूर्य बुध को सम मानता है, वो उसकी राशि में गया है। तो ऐसा नहीं है कि शत्रु वाला कोई संबंध है। एक और संबंध ज्योतिष में देखते हैं जिसे तात्कालिक मित्रता बोलते हैं। जब दो ग्रह 2-12 बैठते हैं तो वो तात्कालिक मित्र बन जाते हैं, उस आधार पर भी इनमें मित्रता का संबंध है। तो इस कंडीशन में दैन्य योग पढ़कर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, राशि परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? राशि परिवर्तन का मतलब हुआ जब भी आप पंचम भाव को अटेन करने की कोशिश करेंगे इस कुंडली में, तो आपको छठे का मार्ग अपनाना पड़ेगा। छठा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब मैंने एजुकेशन की बात की और एजुकेशन में कंपटीशन की बात की, जो सही लगती है। यही कुंडली में जब ये संतान प्राप्ति के लिए जाने की प्रयास करेंगे तो भी वहाँ पर मेडिकल हेल्प की संभावना बढ़ जाती है। छठे घर से हम रोग भी देखते हैं, छठे घर से हम मेडिकल एड भी देखते हैं। तो पंचमेश का अगर छठे भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन है तो संभावना है कि जब आप संतान प्राप्ति के लिए जाएं तो आपको चिकित्सा की हेल्प लेनी पड़े, उसके थ्रू आपको बेबी अटेन होना आसान हो जाए। छठा भाव ऋण का भी है।
पढ़ाई ऋण लेके की जाए। आजकल बड़ा कॉमन है, एजुकेशन लोन लेके लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है इसको दैन्य योग की तरह क्यों ट्रीट करें। हम तो बोलेंगे भैया पढ़ाई के लिए लोन लेके जाने की गुंजाइश आपकी कुंडली में बढ़ जाती है। कब क्या कहना है, इसमें वर्ग कुंडलियाँ और उस समय की दशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये नहीं है कि एक ही कुंडली में लोन की भी गुंजाइश होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी, होने को ये दोनों एक ही व्यक्ति के साथ हो सकता है। लेकिन कब क्या बोलना है उसके लिए उन ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व पे जाना चाहिए और उस समय की दशा पे जाना चाहिए। तो पहला तो ये कि दैन्य योग को देखते ही आप बुरा नहीं बोले। इसी प्रकार अगर अष्टमेश का नवमेश से राशि परिवर्तन हो जाए तो एक तरीका ये है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर नवम का स्वामी अष्टम में बैठा और कोई और एक्सचेंज ना हो तो हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि नवम भाव भाग्य का था, अष्टम में चला गया, अपने से 12वें चला गया, तो पिता के लिए कष्टकारी और भाग्य में बाधा के योग ये दिखाता है जब भी नवमेश अष्टम में हो। इसी प्रकार अष्टम भाव अधिपति जब नवम में हो तो हम कहते हैं नवम के लिए कुछ खास शुभ नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दीर्घायु बना देगा। पर अगर एक्सचेंज है तो हम इसको नेगेटिव नहीं लेते। भाग्य प्राप्ति के लिए अष्टम भाव एक्टिवेट करना होगा, हम इसको ऐसे बोलेंगे। अगर आप अपने लक को और ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने भाग्य के बारे में सोचते हैं कि कैसे और ये निखरेगा, तो अष्टम का रास्ता आपके लिए अच्छा है। यानी रिसर्च वर्क कीजिए, ज्योतिष में आइए, ससुराल से हेल्प लीजिए और मंत्र साधना है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी भाग्योन्नति के योग है। यहाँ मुझे कुंडली याद आ रही है जहाँ पर पैटर्नल गुडविल यानी बाप दादाओं का नाम उस व्यक्ति के काम आया जब वो विदेश में काम करने गया और पता लगा ये उनके लड़का फैमिली को बिलोंग करता है, तो वहाँ उसे काम मिला और फिर उसने ग्रो किया। तो पैटर्नल गुडविल भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो अष्टम नवम का राशि परिवर्तन होने पर यह कह देना कि आप भाग्यहीन हो गए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर कोई भाव चैलेंजिंग है, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, अगर वहाँ पर किसी अच्छे भाव का स्वामी चला गया तो उस भाव की प्राप्ति के लिए उस चैलेंजेस को आपको उससे गुजरना पड़ेगा। ये कुछ वैसे ही है जैसे समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति के लिए भैया विष से गुजरना पड़ेगा। आपको मंथन करना पड़ेगा, पहले कुछ नेगेटिविटी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद ही आपकी उन्नति होगी। तो इसमें आप कह दें कि भैया नहीं, इसका विष का अमृत से कनेक्शन बन गया है इसलिए दैन्य योग हो गया, तो ये नहीं है। अमृत अपनी जगह है, विष अपनी जगह है, बस दोनों कनेक्टेड होने की वजह से एक की प्राप्ति के साथ दूसरे का प्राप्त होना नजर आता है। अब जैसे ये कुंडली आपके सामने है, इसमें सप्तम का स्वामी अष्टम में और अष्टम का स्वामी सप्तम में बैठा है। वृषभ लगन की कुंडली है। यहाँ पर सप्तम का स्वामी बनता है मंगल, जो कि गुरु की राशि में बैठा है, धनु राशि में। अब अगेन यहाँ पर भी अगर हम देखें, अगर सप्तम का स्वामी अष्टम में गया तो नॉर्मली कहा गया कमज़ोर हो गया, हाउस के लिए नेगेटिव है वगैरह वगैरह, और केतु के साथ बैठा है तो इसलिए और ये कहा जाएगा कि हाँ ये पीड़ित हो गया। पर हम सब ये जानते हैं कि मंगल एक फायरी प्लैनेट है, धनु राशि एक फायरी साइन है, अग्नि तत्व राशि है। सप्तम भाव का स्वामी जिस तत्व का है, अगर उसी तत्व में जाके बैठ रहा है तो मैं इसकी हानि क्यों करूँगा। इस कुंडली में खास बात और थी कि ये मंगल वर्गोत्तम था, नवांश में भी अग्नि तत्व राशि में ही गया, तो ऐसे में भी मैं क्यों कहूँगा कि वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, क्योंकि यहाँ तो सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा है और अष्टम में बैठकर भी वो अग्नि तत्व राशि यानी अपनी राशि का ही है, अपने तत्व की राशि का ही है। अष्टम अधिपति बृहस्पति बनता है, जो कि सप्तम भाव में मित्र राशि का बैठा है। लगन और लग्नेश दोनों के ऊपर इस बृहस्पति का प्रभाव है। यहाँ पर अगर हमें फलित करना होगा तो हम ये कहेंगे कि आपके जीवन साथी का अपने परिवार वालों के साथ गहरा संबंध होगा। अगर आपके जो भी पति या पत्नी हैं वो अपने परिवार को तरजीह देंगे, उनके साथ उनका लगाव रहेगा और वो थ्रू आउट लाइफ आपको देखने को मिलेगा। हम इसे नेगेटिव क्यों बोलें। दूसरा, जब भी विवाह के लिए जाएंगे तो कोई अप्रिय घटना होने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का है और अष्टम पतन या डाउनफॉल या सडन इवेंट का। तो जब विवाह के लिए हम गए तो उसके साल 1.5 साल के भीतर कोई ऐसी घटना घटित हुई जो कि नेगेटिव थी, या जिसमें आप कैसे कुछ खो गया, शादी में चोरी हो गई, शादी में आग लग गई, किसी रिश्तेदार का पूरा होना, जिस वजह से विवाह का समारोह जो था वो बहुत फीका रहा। ऐसा हो सकता है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन
मित्र राशि का है, खराब इसको यहाँ नहीं बोलेंगे। गुरु का संबंध लगन लग्नेश से होना भी ये दिखाता है कि ससुराल पक्ष का आपके ऊपर भी, इस जातक के ऊपर भी प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो अगेन दैन्य योग को खराब नहीं बोलना चाहिए, आपको देखना चाहिए वो दोनों का राशि परिवर्तन जिनका हुआ है वो मित्र है या शत्रु, वो दोनों घर भाव के जो भी सिग्निफिकेशन है उनको जोड़ दीजिए। क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात समझिएगा आप, भाई 6, 8, 12 के स्वामी का किसी भी भाव से राशि परिवर्तन को आपने एक दैन्य योग बोल दिया और आपने उसको मूर्ख बोल दिया, आपने उसको चंचल बोल दिया, आपने उसको कुतर्क करने वाला बोल दिया। अब इसमें ना तो लगन, कौन से भाव से एक्सचेंज का क्या परिणाम है वो हर भाव का अलग अलग होगा और हमें देखना चाहिए वो किस भाव के साथ हो रहा है। वहाँ पर मित्रता शत्रुता भी देखनी चाहिए दोनों ग्रहों की कैसी है, वो एक दूसरे से किस भाव में गए ये भी देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया हो, आप लगाएंगे इसे। और इसी तरह खल योग का भी, खल योग लाइफ में हम मानते हैं कि स्ट्रगल करवाएगा, आपको एफर्ट के बाद दिलवाएगा, लेकिन दिलवाएगा। पराक्रम करना, संघर्ष करके प्राप्त करना, ट्रैवल करके प्राप्त करना, वो कोई बुरा योग नहीं है। जैसे पंचम और तीसरे भाव का अगर राशि परिवर्तन है और आपके पास चार्ट आए तो इसको कह दिया जाएगा ये खल योग है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो हम ऐसे बोलेंगे पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़े, पढ़ाई आपके डिफरेंट जगह की यूनिवर्सिटी में हो, उसके योग बन जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस से हो, इसके योग बन जाते हैं। तो इस योग को सदैव खराब नहीं मानना चाहिए। तो अगली बार अगर आपको अपनी कुंडली में दैन्य या खल योग दिखे तो घबराइए नहीं, एनालाइज कीजिए किस भाव की पावर किस भाव के साथ जुड़ रही है। क्योंकि ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, समझने और समझाने के लिए है, जीवन को प्लान करने के लिए है। अब आपके लिए मैं कुंडली छोड़े जा रहा हूँ, इस पर दिमाग लगाइए और बताइए 10वें और तीसरे का राशि परिवर्तन किस प्रकार का खल योग यहाँ बना रहा है, उसका क्या प्रभाव रहेगा। अगर आपको ज्योतिष के इस तरह के डीप कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं, ये वीडियो आपको समझ आया तो लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी विषय के अगले भाग के साथ। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।